आगे स्वप्न लीला आती है कि राधा ने देखा वो और सखियां नंद भवन गई हैं। कान्हा सखाओं के संग भोजन करने आए हैं। सखियों ने श्री राधे के हाथ का भोजन सबको परोसा है। मैया व रोहिणी मैया भी परोस रही हैं। राधा व सखियां एक पंक्ति में बैठी थी। नंद नंदन और उनके अंतरंग सखा दूसरी ओर पंक्ति करके बैठे थे। देर तक भोजन की क्रीड़ा चलती रही। नंद नंदन सबकी आंखें बचा के और कोई कोई कौर श्री राधा की ओर फेंक देते और संकेत ही संकेत में उनसे मांगते थे, परंतु परम संकोची श्री राधा मुख झुकाए चुप ही बैठी रही। हाँ, नंद नंदन के दिए कौर वो खाती रही। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान थी और मुख पर संकोच पूर्ण लालिमा। अन्य सखी सखाएं इसका रहस्य नहीं जान सके। भोजन के बाद मैया ने कहा, अब तुम सब लोग थोड़ा विश्राम करो। सभी बालक बालिकाएं एक कक्ष में जा बैठे। कोई लेटता है, कोई बैठता है, कोई चुटकुले सुनाता है। बालिकाएं भी उस हास विनोद में भाग ले रही हैं। परम संकोची श्री राधा चुपचाप उस क्रीड़ा का रस ले रही। नंद नंदन कभी सखियों की टोली में जा बैठते हैं, कभी सखियों के मंडल में घुस जाते हैं। सहसा सखाओं में से कोई उठा, हमारा कन्हैया तो राजा है, राजा सबसे सुंदर है ये। और सखियों में से भी कोई मुखर बाला बोली, हमारी किशोरी रानी है, रानी कन्हैया से सुंदर। सखाओं के माथे पे बल पड़ गए। तपाक से बोले, चाहे किसी से पूछ लो, कन्हैया सबसे सुंदर है। सखियां भी कृत्रिम झुंझलाहट से बोली, तुम्हारा कन्हैया तो काला है और हमारी किशोरी जो चांद जैसी उज्जवल है। दोनों को पास में खड़ा करके देख लो। और उनकी रस भरी बातें सुन के प्रिया प्रीतम निमग्न हो रहे थे। दोनों चुप थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कान को अधरों में ही बांध रखा था। उधर सखा सखी मंडली ने इन दोनों को पास में खड़ा किया और उनके सौंदर्य की बाजी लगाई। सखिया बोली, किशोरी तू कन्हैया के समीप खड़ी हो जा। बाल सुंदरी श्री राधा ग्रीवा तनिक टेढ़ी किए मौन मुग्ध बैठी रही। उधर बालकों ने गोपाल से भी कहा, कन्हैया तू इनके पास खड़ा हो जा। और फिर राधिका की ओर संदेश संकेत किया। कन्हैया को क्या आपत्ति थी, झट उछल के राधा के पास खड़े हो गए और उनका वाया स्कंद झकझोर के बोले, जरा खड़ी तो हो मेरे साथ। श्री राधा क्या करती, उठ के खड़ी हो गई। कन्हैया का वाम हाथ राधिका के दाहिने स्कंद पर था। वे श्री राधा जी से 3-4 अंगुल लंबे थे। सखा सखियां इस अनुपम जोड़ी के अगाध सौंदर्य को देख के चित्र लिखित खड़े रह गए। कुछ देर वे इस अद्भुत सौंदर्य का रसपान करते रहे। फिर उनमें से कोई बालक अपने भोलेपन से कह उठा, तुम दोनों ही बताओ कि तुम दोनों में कौन अधिक सुंदर है। श्री राधा ने अपने कमल दल नयन उठाए, फिर बालकों की ओर ममता भरी दृष्टि डाली और फिर अपने चिर संगी यशोदानंदन को स्नेह सिक्त चितवन से अवलोका, मानो नयनों से संकेत कर रही हो कि ये श्याम सुंदर ही सबसे सुंदर है। सखाओं ने उल्लास पूर्वक श्री राधा को संबोधन करके कहा, हमारा कन्हैया ही सुंदर लगता है ना तुम्हें। श्री राधा कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई कि नंद नंदन बोल पड़े, मुझे तो ये राधा रानी अच्छी लगती है। सखिया चहक उठी, बोली, देखो हम पहले कहती थी कि हमारी राधा अधिक सुंदर है। श्री राधा की मंद मधुर वीणा विनिंदित स्वर माधुरी सुनाई पड़ी। वह पुनः कह उठी, नहीं ये श्याम सुंदर ही सुंदर। अब तो दोनों में विवाद चल पड़ा। दोनों दलों ने समझौता किया कि इस प्रश्न का निर्णय इन्हीं दोनों से कराया जाए। कठिनाई यह थी कि दोनों एक दूसरे को सुंदर बता रहे थे। सखा और सखियों को झुंझलाहट आ गई, बहुत इतरा गए हैं दोनों। आओ हम यहाँ से बाहर चलें, इन्हें यहीं बंद कर दे। जब तक ये उचित निर्णय न दे तब तक खोलेंगे ही नहीं। राधा माधव दोनों मुस्कुराते हैं, पर एक बार भी नहीं कहा कि हमें बंद न करो। हाँ, जब सखा सखियां बाहर निकल गए तब से राधा ने धीरे से पुकारा, ललिता, पर उन्होंने इतना ही कहा, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तभी कुछ करेंगे। बाहर निकल के उन्होंने कक्ष का कुंडा लगा दिया और उत्तर पाने की प्रतीक्षा बाहर बैठ के करने लगे। दोनों पक्ष अब भी अपने अपने पक्ष पे बल दे रहे थे, पर दोनों ही मन में एक दूसरे को ही अग्रणी और सुंदर कह के सराह रहे थे। उधर जो ही सखा सखियां बाहर गए, ये बाल युगल किशोर रूप में परिणित हो गया। नंद नंदन मुस्कुरा के कह उठे, तेरो मुख नीको कि मेरो राधा रानी। अब बताओ क्या निर्णय दोगी किशोरी जू, तुमने अपना रूप देखा ही नहीं, तभी तो मुझे अधिक सुंदर बताती हो। और प्रेम प्रभावित राधिका ने प्रिय के कंठ में अपनी बाहु डाल दी और बोली, तुमने कौन सा चराचर को मुग्ध करने वाला अपना ये रूप निहारा है। फिर प्रिया प्रियतम अपने प्रणय केली में उलझ गए। उस रस आनंद मग्नता का वर्णन लेखनी नहीं कर सकती। अब भी दोनों एक दूसरे के रूप पर मुग्ध है।
उस रूप माधुरी का आस्वादन यह दोनों ही जानते थे। जब बहुत देर हो गई, सखा सखियां प्रतीक्षा करते थक गए, तो उन्होंने एक झरोखे में से झांक के देखा। कोई द्वार की दरार से झांकने लगा और उन्हें क्या दिखा ये तो वही जाने, पर इतना तो अवश्य दिखा कि उस कक्ष में नील पीत कांति इस प्रकार जगमगा रही है कि नेत्र ठहरते नहीं। उस दिव्य लोक को देख के सखा सखियां विस्मित रह गए। वह बाहर से उस छटा नेत्रों द्वारा पान कर रहे थे। अब उन्हें कोई निर्णय जानने की उत्सुकता न रही। उन्हें स्मरण ही ना रहा कि राधा गौरी और माधव सावरे दो हैं। उस अलौकिक ज्योति भंडार में वह नील पीत ज्योति उन्हें एक दूसरे में समाई सी दिख पड़ी। अब इन प्रिया प्रीतम ने फिर वह किशोर रूप तिरोहित कर दिया। तब बालक बालिकाएं दिव्य निद्रा से जाग उठे और उन्होंने द्वार खोल दिया और आप ही कह उठे कि आप दोनों ही परम सुंदर हो। राधे श्याम मुस्कुराए। बोलो जुगल सरकार की जय। अपनी मोहिनी चितवन से उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वे उस परम माधुर्य स्वरूप को उसी क्षण भूल सा गए। बस हृदय में एक आह्लाद सा भरे हुए सब इन्हें घेर के खड़े हो गए और तभी प्रिया प्रीतम सहित सबने मिलकर उद्यान में जाके खेलने का निर्णय लिया। सब शोर मचाते बाहर दौड़े और राधा की नींद टूट गई। राधा ने नेत्र खोले, बोली सखी बैठी क्यों, चलो बाहर श्री कृष्ण और उनके सखा खेलने पहुंच गए, हमें भी उनके संग खेलना है, झट चलो। कहती खड़ी हो गई, द्वार पर दौड़ी, लेकिन सखिया बैठी रही। राधा ने देखा बाहर न तो कोई सखा है न कृष्ण है, सुनसान ब्रज है, उजड़ा ब्रज देखा। पुनः अंदर आई और पूछने लगी कान्हा कहाँ गए? अरे तुम सबको क्या हुआ, ऐसे क्यों उदास बैठी हो? सखिया कहती, चंपकलता बोली प्यारी तुम्हें क्या हुआ है? कान्हा तो कई दिन से मथुरा गए हैं, ललता विशाखा तो मूर्छित ही हैं, तुम कभी कभी स्वप्न से जाग जाती हो और ऐसा बोलने लगती हो। ऐसा कहके चंपकलता रोने लगी। राधा कहती, हाय ललता विशाखा जी आंखें खोलो, श्याम को ढूंढो, हाय मैं कहाँ जाऊं, किससे अपनी पीड़ा कहूं? इस प्रकार स्वप्न इलावा जागृत में विरह की अग्नि के बीच श्री राधा ललता विशाखा झूल रही है और अन्य सखियां भी विरह अग्नि में जल रहे हैं।